द ओसान न्यूबी एडवेंचरर एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी एनिमे जिसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं हुई इन समर 2024। आपको तो पता ही होगा, मुझे समर सीजन से ज़्यादा उम्मीदें तो रहती नहीं, बट ये एनिमे मुझे अच्छा लगा। आई थिंक सो बिकॉज मेरे एक्सपेक्टेशंस कम थी एंड दिस एनिमे डिलीवर्ड विथ इट्स एनिमेशन, फाइट सीन्स, सपोर्टिंग कास्ट एंड म्यूजिक। स्टोरी आपको जेनेरिक लग सकती है बट बाकी चीज़ें अच्छा काम करती है उस कमी को छुपाने में। यह आपको वन पंच मैन, ड्रैगन बॉल, रैग्ना क्रिम्सन जैसे एनिमेस की याद दिला सकती है, बट कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द न्यू एनिमेस ऑफ समर 2024 इट्स रियली इंजॉयबल। ये एक लाइट नॉवल अडेप्टेशन है जिसकी मांगा आप चाहे तो पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है लाइट नॉवल पढ़ने का। वेल, आप चैप्टर 36 से कंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर सीजन 1, but you will notice some changes in the anime if you have read the manga from starting. In fact, cultured audience के लिए भी कुछ chapters हैं like chapter 36, 42, 54 etc. Chapter 37 से 52 तक थर्ड ज्वेल आर्क चलता है और चैप्टर 53 से एक नया आर्क चालू हो गया है जिसमें लाइनेट की बैक स्टोरी वगैरह दिखाई जा रही है और अब तक चैप्टर 59 तक ही ये मांगा आई है। बात करें एनिमे की तो वो दो आर्क्स को कवर करती है, एपिसोड 1 to 4 इंट्रोडक्शन आर्क और एपिसोड 5 to 12 टूर्नामेंट आर्क। और फर्स्ट सीजन में मेरा फेवरेट एपिसोड है एपिसोड 4 जिसमें रिक की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। तो चलिए अब प्लॉट की बात करते हैं, बट उससे पहले आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं 2 हफ्ते में एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि गाइज मैं आजकल थोड़ा बिजी हो गया हूँ, इसलिए मैं ऑनगोइंग एनिमेस का ही रिव्यू देने की कोशिश कर रहा ताकि सरप्राइज पैकेट से आप संतुष्ट हो जाए, बिकॉज सीजन रिकैप एनिमे रिविजिट पे उतने व्यूज़ नहीं आ रहे। तो इतना ही आपको बताना था और चलिए अब बात करते हैं प्लॉट की। कहानी है रिक ग्लैडिएटर की जिसका बचपन से सपना था एक एडवेंचरर बनने का, बट उसकी इनबॉर्न स्किल मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है जवानी में, तो उसे एक रिसेप्शनिस्ट बनना पड़ता है ऑफ अ गिल्ड नेम्ड टाइगर रोड। बट अब जब वो 30s में आ चुका है अपने, अब भी वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है। तो 2 साल के हार्श ट्रेनिंग के बाद रिक तैयार है एक ई रैंक एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो उसमें कैसे परफॉर्म करेगा, उसकी आगे की जर्नी कैसी रहेगी, जानने के लिए देखिए ओसान न्यूबी एडवेंचरर। इसमें टोटल 12 एपिसोड्स हैं और आप इसे म्यूज़ एशिया या फिर म्यूज़ इंडिया में देख सकते हैं। बट जाने से पहले 2 और रिकमेंडेशन, आई विल बिकम अ विलेनस हु गोज डाउन इन हिस्ट्री और रानमा हाफ। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए सरप्राइजिंग, जनरल ऑडियंस के लिए सुपर्ब, प्रो ऑडियंस के लिए इम्प्रेसिव, रिव्यूअर्स के लिए स्प्लेंडेड और मेरी तरफ से हिडन जेम। तो अब आते हैं सरप्राइज पैकेट पर और आज हम बात करेंगे फिर से नूरा राइज ऑफ द योकाई क्लैन पर। तो आज हम एपिसोड 3 से 7 तक कवर करेंगे और इस एनिमे की अगर आपको प्री रिक्वेस्टेड चाहिए कि इससे पहले हमने कब बात की थी इस पर, तो सलाद बाउल ऑफ एसेंट्रिक्स का सरप्राइज पैकेट आप चेक कर सकते हैं। वेल, एपिसोड 2 के एंड में हमें एक मिस्टीरियस लड़की देखने को मिली थी जिसका नाम था यूरा केइकेन, जो एक ऑनम्योजी है केइकेन हाउस की। तो एपिसोड 3 में रिकू की मुलाकात यूरा से होती है और क्योंकि कियोत्सुगु दोनों को प्योर क्रॉस मिस्ट्री डिटेक्टिव कॉर्प्स में डाल चुका था एज मेंबर्स, तो वो इंडक्शन सेरेमनी रखते हैं रिकू के घर में। तो रिकू कैसे अपने नूरा क्लैन योकाइस को छुपाए रखेगा वाइल हिज फ्रेंड्स इंस्पेक्ट हिज हाउस, वो आपको देखने को मिलता है। और एपिसोड में सिर्फ एक चूहा ही मिलता है जिसे यूरा एक्सटर्मिनेट कर देती है क्योंकि उनका काम ही है डीमंस योकाई वगैरह को एक्सटर्मिनेट करना। बट जैसे ही यूरा और काना उसके घर से निकलते हैं अपने घर जाने के लिए, इन अ स्ट्रीट दे वेर अटैक्ड बाय क्योसो क्लैन। एपिसोड 4 में डर्टी प्ले करके क्योसो क्लैन यूरा को हरा देते हैं और रिकू तक भी न्यूज़ पहुंच जाती है कि काना और यूरा को किडनैप कर लिया गया है। जब वो इन्हें बचाने जाता है इन हिज डे फॉर्म, ही इज़ बीटन वेरी बैडली और उसे ये कहा जाता है कि लड़की चाहिए तो रेजिग्नेशन लेटर दे दे और सर्कुलेट करा दो कि तुम 3rd यूनिट कमांडर नहीं बनोगे नूरा क्लैन के, वरना अर्ली मॉर्निंग तक ये दोनों लड़कियां मारी जाएंगी। तो रिकू जब लौट रहा होता है वहां से उसे इंजर्ड रियोटा नेको मिलता है रास्ते में, जो बाका नेको क्लैन से बिलोंग करता था और उसकी हालत
क्यूसो क्लैन ने ही ऐसी की थी। तो रिकू उसे अपने घर ले जाता है ट्रीटमेंट के लिए और रिकू तैयारी करता है रेजिग्नेशन देने के लिए। बट ये सुन रियोटा नेको उसे ये करने से मना करता है बिकॉज क्यूसो क्लैन कभी भी अपना वादा नहीं निभाते और वो सॉरी भी कहता है रिकू को इतना कमज़ोर होने के लिए एज हिज सबऑर्डिनेट। और वो कोशिश करता है खुद क्यूसो क्लैन से लड़ने के लिए और वो खुद अकेले जाने की कोशिश करता है बट वो गिर जाता है। तो ये देख रिकू को गुस्सा आता है अंदर से और वो अपने नाइट फॉर्म में आ जाता है और फिर वो चल जाते हैं रेलने के लिए क्यूसो क्लैन को और बहुत अच्छे से वो क्यूसो क्लैन को रेलते हैं। एपिसोड 5 में नुराई योन जो कि रिकू के दाजी हैं उन्हें शक होता है कि कोई तो है जो रिकू को नहीं देखना चाहता एज 3rd यूनिट कमांडर। वही नूरा और उसके दोस्त प्लान करते हैं उमेवा कामारू श्राइन जाने की डीमंस को ढूंढने के लिए। वेल ये एक ट्रैप था रिकू को मारने के लिए इन हिज डे फॉर्म और इसका मास्टरमाइंड था ग्यूकी जो नूरा क्लैन का ही एक हाई रैंकिंग सबऑर्डिनेट था। तो रिकू और उसके दोस्त निकल पड़ते हैं उमेवा कामारू श्राइन और एपिसोड 6 में नूरा और उसके दोस्त जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें अच्छे से उलझाया जाता है और उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है जिससे कि वो अच्छे से अटैक कर सके क्योंकि मेजुमारू और गोजुमारू उन पर अटैक करने वाले हैं। तो गोजुमारू अटैक सुरारा और वो उसे इंजर्ड कर देता है बट तभी रिकू अपने डे फॉर्म में ही उसे लड़ने आ जाता है। वहीं यूकी नात्सुमी और साओरी को बचाने की कोशिश करती है फ्रॉम मेजुमारू एंड हिज योकाइज। तो जब इसके बारे में रिकू के दाजी और कारासू तेंगू को पता चलता है तो कारासू अपने 3 बच्चों को भेजता है टू प्रोटेक्ट रिकू। एपिसोड 7 में रिकू अपने डे फॉर्म में ही गोजुमारू के साथ फाइट करता है बट मुश्किलें आने पर वो पार्शियली अपने नाइट फॉर्म में आ जाता है उसे हराने के लिए। वहीं दूसरी तरफ द सानबा गारासू कंसिस्टिंग 3 चिल्ड्रंस ऑफ कारासू बचाने आ जाते हैं रिकू के दोस्तों को और फिर वो बहुत अच्छे तरीके से धोते हैं मेजुमारू को और वो उसे अपने साथ लेकर भी चल जाते हैं। इन 2 फाइट्स के बाद रिकू अपने नाइट फॉर्म में इंजर्ड सुरारा को काना के पास छोड़कर चल जाता है और वो मिलने जाता है ग्यूकी से और यही एंड हो जाता है ये एपिसोड। तो इतनी ही बातें करनी थी नूरा राइज ऑफ द योकाई क्लैन पर। अब आते हैं डी ग्रे मैन पर। I don't know why this anime is so underrated in Indian anime community एक सोनेन सुपर पावर एनिमे होने के बावजूद बिकॉज सच में गाइज ऑडियंस जब देखो सोनेन करते रहती है बट असलियत में वो सिर्फ पॉपुलर सोनेन्स देख रहे लाइक बिग 5, हंटर हंटर, AOT, JJK, जोजो, डीमन स्लेयर और ऑनगोइंग सोनेन जो आते रहते हैं बट दे विल नेवर गिव अ चांस टू समथिंग लाइक सिल्वर स्पून, फ्रॉम टुडे आई विल, केनिची, बेबी स्टेप्स बिकॉज इन सबको ये सोनेन कंसिडर करते ही नहीं है बिकॉज लोगों को पता है कि बात करने के लिए कोई मिलेगा नहीं, टॉक्सिसिटी फैलाने के लिए भी कोई नहीं मिलेगा और क्रिटिसाइज करने के लिए भी कोई नहीं मिलेगा। तो ये ऑडियंस जो है ये रेलेवेंट रहने के लिए वही चीज़ देखती है या पढ़ती है जिससे कि ये टॉक्सिसिटी फैला सके। बिग 3 सेनीन मांगास पढ़ के कमेंट सेक्शन में हीरो बनते फिरेंगे। खैर छोड़ो इन बातों को, बात शुरू करते हैं डी ग्रे मैन के पहले 2 एपिसोड्स की। वेल मेरी माने तो आप इसका मांगा पढ़ लीजिएगा बिकॉज उसका अलग ही मज़ा है एंड इट्स बेटर दैन दी एनिमे। वेल एपिसोड 1 हमें इंट्रोड्यूस कराती है एलन वॉकर से जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है और वो एक ट्रेन से उतरता है अपने कंपेनियन टिम कैम्पी के साथ बट टिम कैम्पी को एक कैट खा जाता है तो वो उस कैट का पीछा करते करते एक अबेंडेंड चर्च में पहुंच जाता है जहां ऑफिसर मुरे और उसके कलीग चार्ल्स इस चर्च को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं बिकॉज इट वॉज हॉन्टेड। इस चर्च में चार्ल्स की मौत हो जाती है कुछ देर बाद और उसका शरीर धुआं हो जाता है जिससे कि एक पॉइजनस गैस निकलती है और उससे ऑफिसर मुरे बेहोश हो जाती है। जब उन्हें वापस होश आता है इन द पुलिस स्टेशन तो इंस्पेक्टर उस वक्त एलन की तहकीकात कर रहे होते हैं बिकॉज ही वॉज द प्राइम सस्पेक्ट बट ऑफिसर मुरे उसे बचा लेती है और इंस्पेक्टर ऑफिसर मुरे को इसकी देखभाल करने के लिए उसके घर भेज देते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि मुरेज ब्रदर इन लॉ मार्क ही वो आकुमा है जो वो चर्च के ट्रैवलर्स को अपनी भूख मिटाने के लिए मारते थे। फिर बैक स्टोरी शुरू हो जाती है और हमें पता लगता है कि क्लेयर जो कि ऑफिसर मुरे की बहन थी उनकी उस चर्च में मौत हो गई थी जिससे मार्क उभर नहीं पाता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी और
अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। उस हाल में मिलेनियम अर्ल, जो कि इस सीरीज़ का एंटागोनिस्ट है, वो आता है मार्क के सामने और वो प्रॉमिस करता है मार्क को दैट ही विल ब्रिंग बैक क्लेयर बैक टू लाइफ। बस उसे क्लेयर का नाम लेना पड़ेगा उस मैजिकल बॉडी के सामने। बट जैसे ही वो ये करता है, क्लेयर की सोल एक आकुमा बन जाती है और वो मार्क को खाकर उसकी बॉडी हड़प लेती है। फिर हम बैक स्टोरी से प्रेजेंट में आते हैं, जहां एलन अपना लेफ्ट आर्म एक्टिवेट करता है और वो उस आकुमा को हरा देता है, जिससे क्लेयर की आत्मा मुक्त हो जाती है। तभी टिम कैम्पी एलन के जैकेट से बाहर निकलती है और वो दोनों ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। एपिसोड 2 में एलन ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाता है, बट गेट कीपर के अक्यूजेशन के कारण कांडा वर्सेस एलन हमें देखने को मिलता है। बट ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है जब रेफरल लेटर मिल जाता है कोमोई ली को। उसके बाद एलन हेवलास्का से मिलता है, जो सिंक्रोनाइजेशन रेट मेज़र करती है, जो कि था 80% विथ हिज वेपन। और उसके बाद कोमोई इनोसेंस के बारे में बताता है, जो कि थोड़ा बहुत आपको पोनेग्लिफ जैसा दिख रहा होगा, और इस चीज़ को भी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने ही क्रिएट किया था। इसी के साथ कोमोई ब्लैक ऑर्डर और उनके मिशन के बारे में भी बताता है और एलन कसम खाता है कभी ना रुकने का। इस एपिसोड में आपको क्रॉस मारियन भी देखने को मिलता है फ्लैशबैक सीन में, और लेना ली भी आपको देखने को मिलती है, जो कोमोई की बहन थी। यूरोपियन ब्रांच से हमें कोमोई के अलावा रिवर, जॉनी और टप डॉप भी देखने को मिलते हैं। तो इतनी ही बातें करनी थी डी ग्रे मैन के ऊपर। आई होप कि यू विल ट्राई दिस एनिमे। और इसी के साथ एंड करते हैं आज के सरप्राइज पैकेट को। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।